आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 11th इतिहास का महातांडव सीरीज लेकर आया हूं। और ये जो हमारा आज का महातांडव सीरीज है, इसमें मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का क्वेश्चंस, किताब का क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। जहां पर हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये महातांडव सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद यानी कि हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो पर आप लोग कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो करिए। मेरा यूजर नेम है सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो देखिए पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव है। तो पुनर्जागरण के बाद क्या होता है कि इससे क्या होता है, नए नगरों तथा वर्गों का विकास। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है क्या है, इससे क्या होता है, नए नगरों का विकास होता है, नए वर्गों का विकास होता है। अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश हो जाता है। जो अंधविश्वास है, जो अज्ञानता है, ये सब खत्म हो जाता है। नवीन स्थानों की खोज, नए नए स्थानों को खोजा जाता है। पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। मतलब जो पुनर्जागरण काल में क्या होता है, जो यूनानी कला है, जो लैटिन कला है, ये सब का प्रसार होता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। फटाफट नोट करिए, आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए इसका उत्तर होगा 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के मुख्य कारण थे। पहला बात क्या है कि यहाँ पर चीन में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब जनसंख्या बढ़ जाता है, जो सरकार है खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर लोगों में आक्रोश आ जाता है। जाहिर सी बात है, जब भुखमरी होगा तो एक आक्रोश आ जाता है और इस प्रकार से वहां पर क्रांति होना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग कि 1911 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। देश में जो भी खाने का सामान होता था वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं था। अगला पॉइंट क्या है कि 1910 से 1911 ईस्वी की भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जाने गई तथा देश में भुखमरी फैल गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी। 1910-11 में क्या होता है, चीन में अगर बाढ़ आ जाता है जिससे लाखों लोग मर जाते हैं और चारों तरफ भुखमरी फैल जाता है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ जाता है और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट के मंचू राजवंश की दुर्बलता। ये जो मंचू राजवंश है जब ये दुर्बल हो गया, ये भी एक कारण है यहाँ पर चीनी क्रांति का। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि चीनी क्रांति का और एक कारण प्रवासी चीनियों का योगदान था। विदेशों में रहने वाले चीनी लोग काफी धनी हो गए थे। वे चीन में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में थे। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी का जब थोड़ा धन पैसा हो जाता है तो घमंड आ जाता है, उसको लगता है नहीं मेरा जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ कि जो चीनी के ऐसा लोग जो विदेश में रहा करते थे, जब उन्हें बहुत ज़्यादा धनी हो गए तो मतलब चीन में सत्ता परिवर्तन करने के पक्ष में थे, सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। अगला पॉइंट कि पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति का प्रमुख कारण था। देखिए जो चीनी क्रांति है ना, इसकी जो चीनी क्रांति हुआ था, इसका और एक कारण कि जो चीन था वो किससे के संपर्क में था, तो पाश्चात्य जगत के संपर्क में था, जो कि यहाँ पर ये भी एक कारण है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके, उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, यह दस्तावेज चर्च द्वारा जारी होता था। जिससे क्या होता था, कोई भी व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए दस्तावेज जारी होता था, उसी को बोला जाएगा यहाँ पर पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ये हुआ एक बात, मेसोपोटामिया इराक में विकसित हुआ है और एज़टेक हमारा अमेरिका में। मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए।
मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कोई किताबी भाषा नहीं है, बल्कि सब यहाँ पर मैंने अपने से अच्छे तरीके से हर एक चीज को बना बनाकर लिखा है। अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। मेसोपोटामिया में भी शिक्षा को महत्व दिया और एज़टेक में भी शिक्षा को महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। तो देख लीजिए इसका जो कारण है क्या क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पहला कारण है क्या है कि अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बात है कि जो स्पेन और पुर्तगाल के जो ईसाई लोग थे ना, वे लोग क्या चाहते थे कि अलग अलग देश में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट कि विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे, इसलिए भी उन लोगों का साहस बढ़ गया। उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है, इसलिए उन लोगों का साहस बढ़ा, उन लोग निकल गए यात्रा में। तो ये हो गया यहाँ पर 3 पॉइंट फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसके सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। हम लोग नहर का भी देखेंगे और रेलवे का भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक एक करके डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नहरों के सापेक्षिक लाभ। पहला पॉइंट क्या है कि नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफी सरल हो गया है। नहरों के द्वारा क्या होता है, मतलब जैसे खान, जो खदान इसको जो बोल सकते हैं, तो वहां से कोयला और लोहा जैसे जो भी भारी चीज निकलता है उसको आसानी से हम लोग फैक्ट्री तक ले जा सकते हैं। नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता है। बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। ठीक है, आने जाने का भी यहाँ पर मतलब बहुत ही सस्ता परिवहन मिल गया। रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ हम लोग देख लेते हैं। रेलवे का यहाँ पर क्या क्या लाभ है, एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर रेलवे वाला का क्या हो जाएगा, पहला जो पॉइंट है क्या है कि रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। देखिए ऐसे तो नहर में भी यात्रा होता था पहले, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, प्रॉब्लम्स होता था। बट जब रेल परिवहन आया तो सारा का सारा प्रॉब्लम छूमंतर हो गया, खत्म हो गया। अगला पॉइंट, रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ठीक है, रेलवे हमारा क्या है, सस्ता ही है और सरल है, आसानी से मिल जाएगा। स्टेशन जाइए, रेल में चढ़िए, जहाँ जाना चले जाइए। तो ये भी एक सस्ता साधन मिल गया और इसलिए लोग उसमें मतलब ज़्यादा ये करने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे। फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? देखिए मेजी पुनर्स्थापना माने क्या हो जाएगा, मेजी बोलिए फिर मेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेजी भी लिखा है, कहीं पर मेजी भी लिखा है। तो मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था। ये जो मेजी पुनर्स्थापना है ये 19वीं सदी में कहाँ पर घटित हुआ है, तो जापान में घटित हुआ है, जिससे जापान के राजनीतिक, ठीक है, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इससे क्या होता है, उसका जो राजनीतिक है, जो सामाजिक वातावरण है, इसमें बदलाव आ जाता है, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जापान जो है आर्थिक मामले में यानी कि पैसे के मामले में, औद्योगिक यानी कि उद्योग फैक्ट्री के मामले में, सैन्य विकास सेना के मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे, प्रोग्रेस करने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। नोट करिए, बहुत ही सुपर डुपर हिट मतलब इसका उत्तर है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण माने क्या है? देखिए पुनर्जागरण जो है ना एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। पुनर्जागरण 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 मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है और यहाँ पर फिर से मैंने आप लोगों को और एक बार बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखिए कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। पहला पॉइंट, ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। बात समझे हमारा, ये एक बात हो गया। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये हुआ कोपरनिकस क्रांति, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ, आप लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है कि कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी उसका विरोध करेंगे। तो इसको भी नोट करिए, ये भी इसी क्वेश्चन नंबर 9 का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सी, यहाँ पर सी लिखिएगा, ठीक है, कौन सी
कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएं निम्नलिखित थी। क्या क्या? तो एक आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ। तो ये सब आप लोग नोट करिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? देखिए, दक्षिण अमेरिका की संस्कृति विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृतियां शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई है। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका की जो संस्कृति है वो विविध संस्कृति है, मतलब बहुत प्रकार का है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृति भी शामिल है, उन लोगों का जो पहले का स्टार्टिंग टाइम जैसे बाप दादा का जो है वो सब कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर यूरोपीय संस्कृति का बात किया जाए तो इसमें इन लोगों का नहीं है, बल्कि कुछ स्पेनिश का है, कुछ पुर्तगाली का है, कुछ फ्रेंच का है, बल्कि इन लोगों का अपना कुछ भी नहीं है, इनका मूल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका है, बल्कि उसमें इन लोगों का भी है, अपना मूल भी है। आगे चलिए, जो अगला पॉइंट है कि यूरोप की संस्कृति कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोप महाद्वीप से उत्पन्न हुई है। इसको भी नोट करिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो है हमारे पास, अगला जो है क्या है यहाँ पर? अगला है यहाँ पर कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसे माध्यम से है। नोट करिए, इसी का है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान के चलिए कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग है, तो उस उद्योग तभी वो वाला उद्योग जो तभी चल पाएगा जब उसको कच्चा माल एकदम हमेशा सप्लाई होता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डिले होता है तो फैक्ट्री में सही ढंग का सामान नहीं बनेगा, डिले होगा सामान बनने में। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का विकास तेजी से होता है। अगर एक ही जगह पे अगर हमें सब कुछ सामान मिल जाएगा, वो जो फैक्ट्री होगा उसका विकास बहुत ही तेजी से होगा। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र था, एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ साथ उपलब्ध था, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ, वहां पर इसका क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि अधिक मात्रा में जब फैक्ट्री वगैरह लगाया गया, तो वहां की जो स्त्रियां थी, यानी कि जो महिलाएं थी, उनको भी वहां पर काम करना पड़ा, और महिलाओं से बहुत ही मतलब अधिक टाइम तक काम लिया जा रहा था। जिसके चलते क्या हुआ, उन लोगों का जो स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनका जो गृहस्थ जीवन था वो भी बर्बाद होने की कगार पर आ गया। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी की जो स्त्रियां थी, उन लोगों का तो और मौज हो गया, उन लोग एकदम सुखी जीवन, आनंदमय जीवन बिताने लगा। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। और दूसरी ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिक देर तक काम करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन लोगों का जो स्वास्थ्य उन लोगों का खराब होने लगा, गृहस्थ जीवन बर्बाद होने लगा। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, ठीक है, क्या है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया, ठीक है, बहुत ही और उन लोगों का एंजॉय हो गया। चलो भाई, पैसा तो आ रहा है ना, अब एंजॉय ही एंजॉय है। क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आई एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? देखिए इसका उत्तर होगा, पहला था राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मंचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था, ये हो गया एक बात। दूसरा गणतंत्र, देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा था समाजवाद, यानी कि पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में समानता लाना, ये समाजवाद। तो उसका 3 सिद्धांत ये था, इसको नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? देखिए इसका उत्तर, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? चलिए देख लेते हैं कि
माने क्या होता है? देख लीजिए मानवतावाद। इसका उत्तर हो जाएगा कि मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। देखिए इसका उत्तर, तो एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं, देखिए यहाँ पर क्या नहीं बल्कि निम्नलिखित लिखिएगा, निम्नलिखित, निम्नलिखित, या फिर अगर कुछ आपको नहीं लिखना है यहाँ पर लिखिए एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में समानताएं। इसको कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, इसको लिखना ही नहीं है, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको नहीं लिखना है, फिर जैसा लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे, ठीक है। जैसा यूरोपियन जो थे उन लोग जिस प्रकार से सोने चांदी को महत्व देते थे, इन लोग नहीं देते थे। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। फिर आगे चलिए, आगे क्या देख सकते हैं, आगे आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर क्या है आगे की एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था। ये सब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आंसर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। देखिए पहला कारण क्या है कि इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी, वहां पर संसाधन का कोई कमी नहीं था, ये हो गया पहला कारण। आगे चले, आगे देखिए यहाँ पर और कारण होगा। यहाँ पे क्या है कि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नई नई आविष्कार जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी इत्यादि। सस्ता श्रम भी, यानी कि लेबर भी उनको सही दाम पे मिल जाता था। इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, इसके चलते भी इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, उन लोगों के पास इंजीनियर भी बहुत ही अच्छे थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। तो एक साइड में हमने आविष्कार लिखा है, एक साइड में आविष्कारक लिखा है। फ्लाइंग शटल जॉन के हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स हो जाएगा, भाप इंजन थॉमस न्यूकोमेन। देखिए ये जो भाप इंजन है, फिर जब इसको क्या किया, देखिए इसका तो आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था, लेकिन बाद में इसको क्या करता है, ठीक करता है, कौन ठीक करता है, जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट इसको मॉडिफाइड करता है। कॉटन जिंग, एल वेटनी, स्पिनिंग म्यूल तो क्रैम्पटन हो जाएगा। नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन 19 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 20 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी कि इसका मतलब जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली, ठीक है। साथ ही क्या करता है, देखिए यहाँ पर साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुनौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो देखिए इसका उत्तर, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्गों को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, यूरोप के ऐसे बहुत सारे नाविक थे जिन्होंने क्या किया, समुद्र के मार्ग से यहाँ पर देश को खोजने निकल पड़े। अब देखिए सुना तो बहुत था इस सब के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं था। वही चीज में लिखा है, इन नाविकों में से एक का नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, ये तो इटली के निवासी थे। ये क्या करता है, भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। कोलंबस क्या होता है, अटलांटिक महासागर जो है ना यहाँ पर भ्रमित हो जाता है और भारत को छोड़कर वह अमेरिका पहुंच जाता है और कोलंबस को अमेरिका ही भारत लगता है। इससे ही चलते वहां के मूल निवासियों को उन्होंने क्या बोला, रेड इंडियंस का नाम दिया। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद, देखिए कोलंबस जिस टाइम यात्रा किया उसके 5 साल बाद क्या करता है, पुर्तगाल के एक नाविक है, ठीक है, कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्र मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का नया मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी फिर देखिए आगे क्या है, कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे।
अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। ठीक है, तो ये सब हो गया था, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। जो पुनर्जागरण है इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, ये जो शुरू हुआ था, कहां से हुआ था, इटली से ही हुआ था, यानी इटली में ही सर्वप्रथम हुआ था। तो क्यों हुआ था ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट बना बनाकर हर एक चीज को लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि इटली एक समृद्ध देश था। मतलब इटली क्या था, एक समृद्ध देश था, वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर लिया था। इटली में समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था। और जो इटली हमारा समृद्ध था, क्यों था, कि वहां विदेशी व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में था। दूसरा कारण क्या है कि इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था। देखिए हमारा जो प्राचीन रोमन सभ्यता है इसका जो जन्म स्थल है कहां पर है, तो ये भी आप लोगों का इटली ही है। ठीक है, इसलिए यहां पर इटली में ही क्या हुआ था, पुनर्जागरण हमारा शुरू हुआ था। आगे चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है देख लीजिए कि इटली में विभिन्न जातियों का समागम था। यानी यहाँ पर बहुत प्रकार के जाति थे, यानी विभिन्न जातियों का यहाँ पर समागम था, इसलिए इटली में पुनर्जागरण हमारा सबसे पहले हुआ था। देखिए बहुत सारा कारण है, आप लोग देख पा रहे हैं। आगे चलिए अगला पॉइंट क्या है कि इटालियन स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ने भी इटली में पुनर्जागरण के विकास में सहायता दी। इटली का जो स्कूल था या फिर जो विश्वविद्यालय था वहाँ वो क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। इसी के चलते क्या हुआ, इटली में पुनर्जागरण का विकास हुआ सबसे पहले। फिर आगे बात करते हैं, आगे देख लीजिए हमारा जो अगला पॉइंट यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि कंस्टेंटिनोपुल के पतन के पश्चात वहां के विद्वानों ने भागकर इटली के नगरों में आश्रय लिया। ये भी कारण हो गया वहां पर। इटली में ही समृद्ध नगरों की स्थापना हुई थी, ये भी हो जाएगा। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया, वहां पर शिक्षा का जो स्वरूप था, जो पैटर्न था, उसमें भी वहां पर चेंजिंग किया गया। इसी के चलते वहां पर क्या हुआ, मतलब पुनर्जागरण सबसे पहले वहां पर शुरू हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा। मतलब जो विज्ञान है या फिर जो दर्शन है, अरबियों का क्या योगदान रहा, यानी अरबों ने हमें क्या क्या दिया है ये हमें बताना है। तो देखिए क्या क्या योगदान है। पहला पॉइंट है कि पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। देखिए पहला बात क्या है कि पूरा जो मध्यकाल है हमारा, पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। मतलब पूरा मध्यकाल में क्या होता है, ईसाई गिरजाघर या फिर मठ के जो भी विद्वान थे वो यूनानी और रोम का जो विद्वान का जो कृति था उससे मतलब अच्छे तरीके से भलीभांति परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। मतलब जानकारी तो था बट प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया। ये हुआ हमारा एक पॉइंट। आगे बढ़े, आगे चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि 14वीं सदी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा। 14वीं सदी में क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं, प्लेटो और अरस्तु का जो मतलब ग्रंथ था, मतलब ग्रंथ का जो अनुवाद था उसको पढ़ना शुरू किया। दूसरी ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे और यूनानी विद्वान अरब और फारसी विद्वान की कृतियों का अनुवाद कर उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में प्रसारित कर रहे थे। यह ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। मैंने बात क्या बोल रहा, ध्यान सुनिए कि दूसरी ओर यूरोप के जो विद्वान हैं यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। मतलब ये हुआ आप लोगों का एक पॉइंट कि यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों का जो अरबी अनुवादित पुस्तक जो था उसका अध्ययन कर रहे थे। ये हुआ एक बात। फिर यूनानी विद्वान अरब और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में प्रसारित कर रहे थे। मतलब यहाँ पर क्या बोला जाए कि यूनानी विद्वान जो है ना, ये अरब या फिर फारसी विद्वान को जो भी कृति था उसको अनुवाद कर रहा था और मतलब बहुत सारे यूरोप देश में उसका प्रचार प्रसार कर रहा था। ठीक है, कंप्लीटली उसको मतलब फैला रहा था, एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। और ये जो ग्रंथ था क्या क्या था, प्राकृतिक विज्ञान का था, गणित का था, खगोल विज्ञान का था, औषधि विज्ञान का था, रसायन विज्ञान का था, ये सबसे संबंधित था। आगे चले अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला पॉइंट है क्या है कि टॉलमी के आलमगेस्ट में अरबी भाषा की विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। ये हो गया अगला पॉइंट। फिर हमारे पास और एक पॉइंट क्या है कि स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर आगे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन से आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है क्या है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कानून,
चिकित्सा और धर्मशास्त्र विषयों का बड़ा महत्व था। पर धीरे धीरे इटली और अन्य यूरोपीय देशों के विद्यालयों में मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाने लगा। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा नंबर में है क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि यूरोपवासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताएं, यानी कि यूरोपवासियों का यहाँ पर जो खोज यात्रा है क्या क्या उन्होंने खोजा है हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूरोपवासियों की खोज यात्रा शुरू किया जाए। यहाँ से पहला पॉइंट कि सन 1380 में कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया। 1380 में यहाँ पर क्या हुआ, यूरोपवासियों के द्वारा कुतुबनुमा अर्थात यानी कि दिशा सूचक यंत्र, जिससे अभी हम लोग मैप का यूज करते हैं ना, पहले के टाइम में मैप नहीं था, ठीक है, तो इस दिशा सूचक यंत्र के कुतुबनुमा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका तो आविष्कार तो 13वीं शताब्दी में हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल जो हुआ ना, खोज इसका 13वीं में हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। एक है एस्ट्रोलैब, यह कुतुबनुमा का ही सुधरा हुआ रूप था। यह अक्षांश जानने का एक उपकरण था जिसकी सहायता से यूरोपीय नाविकों ने सुदूर देशों की समुद्री यात्राएं संपन्न की। मतलब इसी को मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया था, मतलब थोड़ा और अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोलैब। इसमें क्या अक्षांश का यहाँ पर जानकारी लिया जाता था, और जिससे क्या होता है जो यहाँ पर बहुत मतलब समुद्री यात्री थे, मतलब दूर दूर देश जाते थे, मतलब उनको पता चल जाता था कि कहाँ जाना है, किधर रास्ता है, क्या नहीं, वगैरह वगैरह हर एक चीज। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कागज मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। यानी ये जो यूरोपवासी है इन लोगों ने कागज बनाने का जो कला है अरबों से सीखा। इससे पूर्व जानवरों की खालों एवं पेड़ की छालों का प्रयोग लिखने हेतु होता था। अगर पहले के टाइम की अगर बात किया जाए तो पहले मतलब कागज नहीं था, लिखने के लिए कागज का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि लिखने के लिए जानवरों की खालों और पेड़ की छालों का प्रयोग होता था। फिर देखिए यहाँ पर आगे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मगर अब एक विशिष्ट प्रकार की घास की खोज की गई जिससे कागज बनाया गया। अगला पॉइंट है कि यूरोप में पहले रोमन अंकों, जैसे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब जो है ना, ये हमारा रोमन अंक है, आदि का प्रयोग होता था, जिनसे गुना भाग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। देखिए ये सब नंबर से हम लोग गुना भाग स्लाइडिंग से नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा। अरबों के संपर्क में आने से यूरोपवासियों को भारतीय अंक पद्धति, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं भारतीय अंक पद्धति है, जब इसको जाना तो उन लोगों को बहुत ही मतलब आसानी हुआ गुना भागा करने में, गणित के क्षेत्र में मतलब क्या हुआ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ठीक है, का ज्ञान हुआ जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। फिर आगे देखिए हमारे पास जो अगला यहाँ पर जो पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि 1477 में टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तक पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टॉलमी ने बताया था कि दुनिया गोल है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से लिख दिया है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी देश कभी भी अगर लड़ाई लड़ेगा ना तो उनका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा क्षति होता है। तो क्या क्या मतलब वहां पर जो उद्योग जो था, फैक्ट्री जो था, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, ये सब चीज यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। जैसा बिल्कुल वैसे लिखना है, क्या की जगह पे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, निम्न लिख दिया है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी देश का जो अर्थव्यवस्था था बुरी तरह से मतलब बर्बाद हो गया, मतलब एकदम खत्म ही हो गया, ठीक है, पूरा डगमगा गया। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया। पहले इन लोगों का जो व्यापार था यूरोप में भी था, बट जैसे यूरोप से इन लोगों का लड़ाई हुआ तो व्यापार वहां से ठप हो गया, बंद हो गया। जाहिर सी बात है, मेरा अगर कोई दुश्मन रहेगा था मुझसे थोड़ी कोई सामान खरीदेंगे, तो यहाँ पर वही बात हो गया। व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे और कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। जब व्यापार नहीं होने लगा तो क्या हुआ, वहां पर वहां का जो फैक्ट्री था, जो कारखाना था, उद्योग धंधा जो था, सब कुछ बंद हो गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे। वहां के जो मतलब उद्योगपति थे उन लोगों का तो एकदम समझिए कि बहुत ही बुरी तरह से उन लोग फंस गए और बहुत ही बुरा हाल हो गया।
उद्योग धंधों कारखाने के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण ये भूखमरी के शिकार होने लगे। बेरोजगार हो गए, पूरी तरह से बेरोजगारी का मतलब शिकार हो गए, भूखमरी का शिकार हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। साथ साथ इंग्लैंड की मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ। जो इंग्लैंड में जो रोटी है, मांस है, मतलब रोटी मीट का जो दाम है बहुत ही मतलब ज़्यादा रेट इनका बढ़ गया। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आगे जो है आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो देखिए इसका उत्तर है कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की घटनाएं जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट वाइज मैंने हर एक चीज को लिख दिया है। पहला पॉइंट है कि 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे, जिससे अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। इसलिए इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए। अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि कार्य में लगाने लगे। देखिए 16वीं शताब्दी तक क्या हुआ, मतलब जो जापान था ना, जापान में क्या हुआ, वहाँ के जो किसान थे उन लोगों के पास भी हथियार थे। अब देखिए जाहिर सी बात है, मान के चलिए मेरे पास हथियार है और अगर मेरा जो दुश्मन रहेगा मेरे से अगर अटैक करेगा तो हम भी तो उसको ढिसको उड़ा देंगे। यही बात हुआ। तो मतलब जब किसानों के पास भी हथियार थे तो किसान मतलब खेत में बाड़ी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बल्कि लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि किसान से हथियार ले लिया गया और वहाँ पर अब जो हथियार मतलब कौन रख सकते थे, मात्र समुदाय वर्ग के लोग हथियार रख सकते थे। जिससे क्या हुआ, किसान का जो पूरा ध्यान था मतलब कृषि में लगा, जिससे वहाँ का उत्पादन भी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगा। अगला पॉइंट कि मूल्यवान धातुओं की निर्यात पर रोक लगा दी गई। जो मतलब मूल्यवान धातु था उनका जो निर्यात हो रहा था उसके निर्यात पर रोक लगा दिया गया। फिर आगे समझ सकते हैं यहाँ पर आगे क्या, अगला पॉइंट देख लीजिए कि व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। मतलब व्यक्ति का जो गुण था उसके पद से अधिक मतलब मूल्यवान, कॉस्टली मतलब वहां पर माना जाने लगा। अगला पॉइंट कि शहरों में जीवंत संस्कृति का प्रसार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं का संरक्षण प्रदान किया। देखिए वहाँ का जो संस्कृति था, संस्कृति को बचाने के लिए नाटक, कला, ये सब वहाँ पर दिखाया जाने लगा। देखिए किसी भी देश का जो संस्कृति होता है, सभ्यता होता है, वो देश का धरोहर होता है, तो इसको बचाना चाहिए हमें भी और आप सभी को भी। फिर अगला जो पॉइंट क्या है कि मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग और चावल के शेयर बाजार के निर्माण से भी जापानी अर्थतंत्र का विकास नई दिशाओं में हुआ। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। ये भी आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 6 है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर ये जो प्रश्न है इसे भी पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या है। तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या प्रभाव है या फिर परिणाम है। पहला पॉइंट है कि धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना क्या जागृत, यहाँ पर जागृत आप लिख दीजिएगा, जागृत हुई। ठीक है, जागृत हुई मतलब धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है। देखिए जब धार्मिक आंदोलन, देखिए धार्मिक आंदोलन क्या होता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार होगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे देश का जो धर्म है, ऐसे तो बहुत सारे धर्म है, तो जिससे क्या होगा, देश के प्रति अगर देखिए धर्म अगर अच्छा होगा ना तो देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। सभी के मन में लगेगा कि नहीं भाई हमें देश को बचाना चाहिए, हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार का वहाँ पर भावना जागृत होता है। अगला पॉइंट, कुछ विद्वानों के मतानुसार धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। इससे क्या होता है कि आधुनिक लोकतंत्र का भी विकास होता है। फिर आगे चलिए अगला जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। इससे क्या होता है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है इसमें क्या हुआ, स्वतंत्र वातावरण का विकास हो जाता है। यहाँ पर अगला जो हमारे पास है, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए कि धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्ववत कैथोलिक बना रहा। ठीक है, मतलब धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप क्या होता है, जो उत्तरी यूरोप है ये हमारा प्रोटेस्टेंट हो जाता है और जो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप है ये हमारा जैसा पहले था कैथोलिक वैसा ही बना रहा। कैथोलिक देशों में कला का विकास होता रहा, परंतु क्या है, प्रोटेस्टेंट देशों में कला की अवनति होने लगा। मतलब जो हमारा प्रोटेस्टेंट जो देश था वहां पर मतलब कला मतलब डेवलप नहीं किया, बल्कि वो नीचे गिरता चला गया। कैथोलिक देशों ने चुड़ैल विद्या, ठीक है,
का परित्याग किया। और दूसरी ओर दुर्भाग्य से प्रोटेस्टेंट देशों में चुड़ैल विद्या के प्रति आस्था बढ़ने लगी। इस अंधविश्वास के भयंकर दुष्परिणाम हुए। जो चुड़ैल विद्या है, चुड़ैल के बारे में जो भी विद्या है, ये सब मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोटेस्टेंट वाला जो देश था उन लोगों ने इसको अपना लिया, और जो कैथोलिक देश था इन लोगों ने इसका परित्याग कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा छोटा पॉइंट बनाकर लिख दिया है, आप लोग चाहते ये सभी पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्या है कि कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ, इंग्लैंड का विकास हुआ, शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुआ। तो ये सब जो यहाँ पर मैंने छोटा छोटा करके पॉइंट बना कर लिख दिया है, आप लोग चाहे तो ये सभी पॉइंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने और पॉइंट लिख दिया, देखिए क्या है कि पोप की शक्ति का पतन हुआ, राज की संपत्ति एवं शक्ति में वृद्धि हुआ, गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये सब आप लोग और पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देखिए ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। तो नौचालन माने हो जाएगा कि नदियों, समुद्रों आदि में नाव या जहाज चलाने की विद्या जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नौचालन। मतलब नौका चलाने का जो मतलब यहाँ पर जो विद्या है उसे क्या बोलेंगे, नौचालन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। मतलब क्या क्या सहायता मिला, देखिए सबसे पहला बात अगर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एक कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया, जिससे दिशा का मतलब पता चलने लगा। मतलब जिससे क्या हुआ कि जो भी मतलब नौचालन मतलब जो भी मतलब नाविक वगैरह थे उन लोगों को मतलब किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए मतलब बहुत ही आसानी हुआ, रास्ता नहीं भटकेगा। अभी के टाइम में तो भाई चलो मैप है, पहले के टाइम में मैप थोड़े नहीं था, कुतुबनुमा था, जिससे बहुत ही आसानी होती थी उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उनको दिशा का मतलब मालूम चलता था किधर हमें जाना है किधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर लिखा है कि यूरोपीय नौचालनों को निम्नलिखित कारणों से सहायता प्राप्त हुई। पहला क्या है कि पहले के मुकाबले नौका का आकार बड़ा किया गया, जिससे इसमें अधिक सामान भरा जा सके। देखिए पहले मतलब नौका छोटा छोटा था, लेकिन बाद में क्या होता है नौका का जो आकार है, जो साइज है, उसको भी बढ़ा दिया गया। फिर आगे चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आगे है कि शस्त्रों से नौकाएं सजाया गया ताकि आक्रमण के समय स्वयं की रक्षा कर सके। मतलब जो अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र से नौका को सजा दिया गया ताकि मान के चलिए कोई मतलब आक्रमण करता है तो हम भी उसके ऊपर अटैक कर सके। 15वीं सदी में यात्रा साहित्य का खूब प्रचार प्रसार किया गया। विश्व की रचना पर जानकारी प्राप्त होने लगी थी और भूगोल विषय उन्नति पर था। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, आगे जो है यहाँ पर 5th नंबर में है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया। कैसे? तो दक्षिणी अमेरिका की खोज द्वारा यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए पहला पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया और अनेक उपनिवेश स्थापित किए। देखिए उपनिवेश माने क्या होता है कि जैसे मान चलिए जैसे कि कोई ये देश है, ठीक है, मतलब कोई बाहर का कोई आदमी आकर यहाँ पर अगर बैठ जाता है, बस जाता है, तो उपनिवेश बना लेता है। इन देशों के सौदागरों ने संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट की यूरोप में अमेरिकी प्रदेशों से बहकर आई चांदी सोने की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का भरपूर विस्तार किया। फोर्थ नंबर है कि यूरोपवासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई वस्तुओं तथा तंबाकू, आलू गन्ने की चीनी, ककाओ और रबड़ आदि का ज्ञान हुआ, जिसको वे उत्पत्ति दिवसों से प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। ये हुआ फोर्थ पॉइंट। फिर यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व के विभिन्न देशों के जनजीवन पर रेलवे का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है कि विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियां परिवहन की महत्वपूर्ण साधन बन गई। ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, सस्ता और तेज भी थी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखिए रेलगाड़ी को आप सबको पता होगा, रेलगाड़ी मतलब क्या, कहीं आने जाने के लिए सबसे बेस्ट साधन है रेलगाड़ी। इसमें भाड़ा भी कम लगता है, सस्ता भी होता है और हमें हर जगह पे मिल भी जाता है। दूसरा पॉइंट कि रेलवे माल तथा यात्री दोनों को ढोती है, इसमें माल और यात्री दोनों को ढोया जाता है। इस प्रकार माल तथा यात्री दोनों के लिए यात्रा सरल हो गई। माल भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, यात्रा भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमारे पास जो तीसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कि विभिन्न देशों में रेल मार्ग लंबी दूरी तय करता था। 1850 तक आते आते इंग्लैंड के सभी नगर एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़ गए। कोयला और लोहा जैसी भारी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जा सकता था, इसलिए विभिन्न देशों के लिए रेल अनिवार्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है
कि जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए। देखिए जापान बहुत डेवलप कर लिया है, जैसे पहला बात तो जापान के 2 शहर में बम भी गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी पर, लेकिन फिर भी डेवलप है। क्यों है देखिए, तो जापान के विकास के साथ साथ वहाँ के प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, देख लीजिए क्या क्या बदलाव आए। तो पहला यहाँ पर जो बदलाव आया है क्या है कि 1870 के दशक में नए विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के लड़कियों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया। 1870 में क्या हुआ, वहाँ पर जो विद्यालय का जो व्यवस्था है उसको एकदम नया कर दिया, मतलब नया विद्यालय व्यवस्था लागू किया गया। अब वहाँ पर कंपलसरी कर दिया कि लड़का लड़की दोनों को विद्यालय जाना एकदम कंपलसरी है। माता पिता का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा पाठ्य पुस्तकों में दी गई। जाहिर सी बात है, जब पाठ्य पुस्तक में ये सब चीज रहेगा कि माता पिता का सम्मान करो, राष्ट्र के प्रति क्या निष्ठा होना चाहिए, अच्छा नागरिक कैसे बने, तो ये सब चीज जो दिया गया, किसमें दिया गया, किताब में दिया गया, जिससे वहाँ और डेवलप हो गया। देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है क्या है कि आधुनिक कारखानों में 50% महिलाएं कार्यरत थी। यानी देखिए यहाँ पर महिलाओं को भी 50% तक का आरक्षण मिल रहा था। 4th नंबर में कि जापान में इकाई परिवार, देखिए इकाई परिवार को हम लोग एकल परिवार भी बोलते हैं। एकल परिवार में होता क्या है, पति पत्नी और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो इकाई परिवार यानी कि एकल परिवार की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते थे। 5th नंबर में कि नए प्रकार के घर, रसोई के उपकरण और मनोरंजन के साधनों का विकास हुआ। ये सब आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है कि पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। मतलब पुनर्जागरण का जो उदय हुआ था किस प्रकार से हुआ था और इसका जो विकास हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण हमें बताना है। तो देखिए पहला बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पुनर्जागरण जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं पुनर्जागरण, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसका माने होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। देखिए 14वीं और 17वीं सदी में क्या होता है, यूरोप में सांस्कृतिक धार्मिक मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक में क्या होता है, प्रगति होता है, आंदोलन होता है, युद्ध होता है। तो यही सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण बोलेंगे। तो देखिए पुनर्जागरण के उदय और विकास के क्या कारण है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है कि धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन की लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। लोग यह सोचने लगा कि चर्च के नियम अंतिम नियम नहीं है। तो यहाँ से एक पुनर्जागरण का उदय और विकास का ये हमारे कारण हो जाएगा। फिर आगे चलिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है कि छापाखाने की आविष्कार। छापाखाने के आविष्कार से किताबों की छपाई में वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा का प्रसार बढ़ा। देखिए जब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो वहाँ से बुक्स वगैरह बहुत ही तेजी से छपने लगा, तो शिक्षा का भी प्रसार बहुत ही तेजी से होने लगा। हमारे पास जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 3 है कि पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। वाणिज्य व्यापार हुआ, नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया और इस प्रकार से हमारा पुनर्जागरण का विकास हुआ। 4th नंबर पॉइंट है कि भौगोलिक खोजें, जैसे कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, जिससे समुद्री यात्रा में सुविधा मिला। अब जैसे समुद्री यात्रा में सुविधा मिला तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कठिनाई नहीं हुई, ठीक है। और जब एक जगह से दूसरी जगह गया, कोई भी एक देश से दूसरे देश जब चला गया तो वहाँ दूसरे देश की जो सभ्यता संस्कृति से परिचित हुआ और इस प्रकार से पुनर्जागरण का यहाँ पर विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि 1948 में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन पर कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस इटली का एक नाविक था। कोलंबस के पास 3 जहाज नीना पिंटा और सेंटा मारिया थे।
कोलंबस 3 जहाज एवं 87 व्यक्तियों के साथ भारत की खोज हेतु अभियान आरंभ किया। तो कोलंबस क्या करता है, 3 जहाज, कौन कौन सा, तो नीना पेंटा, सेंटा मारिया, ये 3 जहाज लेकर 87 लोगों को लेकर क्या करता है, भारत का खोज करने के लिए अभियान शुरू करता है। फिर देखिए यहाँ पर आगे होता क्या है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है। फिर यहाँ पर आगे है कि 10 सप्ताह की यात्रा के पश्चात, यहाँ पर 10 सप्ताह यात्रा हो जाता है। 11 अक्टूबर 1492 में कुछ द्वीपों पर पहुंचा, उसे लगा वह भारत पहुंच गया है, अतः उसने उन द्वीपों का नाम इंडीज रखा और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। मगर यह भारत न होकर अमेरिका का तट था। परंतु कोलंबस यह नहीं जानता था कि उसने आगामी विश्व के एक महानतम राष्ट्र की खोज कर ली है। अतः कोलंबस की इस खोज को उस समय कोई महत्व नहीं दिया गया, परंतु बाद में कोलंबस के इस अभियान को विश्व इतिहास की एक महानतम घटना माना गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिलचस्प विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हमारा और क्वेश्चन होगा, हम लोग एक हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला। ये सब उद्योगों को क्या होता है, प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। और जब ये सब आविष्कार हो गया तो उस टाइम क्या होता है, वाणिज्यवाद का और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ जाता है। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। फिर अगला पॉइंट है कि कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसके स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे हमें और क्या क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। इसका उत्तर हो जाएगा कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छिंग राजवंश ने निम्न उपाय किए। पहला क्या है, तो प्रशासकीय व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ किया। दूसरा कि सेना का नया रूप में गठन किया और उसे नई तकनीकी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। अगला पॉइंट की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीतियां बनाई तथा छात्रों को नई विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विदेश भेजा गया। ये सब हुआ। फिर आगे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अगला जो हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। फिर अगला पॉइंट है कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना को जगाने के उपाय किए गए। फिर आगे के स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो पुनर्जागरण है यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण माने क्या हो गया, फिर से जागना। देखिए पुनर् माने होता है फिर, और जागरण यानी कि जागना, यानी कि फिर से जागना, जिसका माने हो गया पुनर्जागरण। और ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। देखिए ये जो आप लोगों का जो टाइम पीरियड है 14वीं और 17वीं सदी का ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच क्या होता है यूरोप में, ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी प्रगति हुआ, जो आंदोलन हुआ और जो युद्ध हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पुनर्जागरण। तो चलिए इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पर कि सेल्जुक तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। ठीक है, तो कब अधिकार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1453, यानी कि 1453 में क्या था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग। देखिए छापाखाना को प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है और आप लोगों ने पढ़ा होगा गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का
क्लास 10 में भी था, क्लास 10 का जो सोशल साइंस था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि छापाखाना का जो आविष्कार है किसने किया है, तो गुटेनबर्ग यानी कि जॉन गुटेनबर्ग ने क्या है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल और सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसका जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। ठीक है, यहां पर पहुंचा, यहां पर ये वाला काट दीजिएगा, पहुंचा यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, जो वास्को डी गामा है वो कालीकट कब पहुंचे थे आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 में, यानी कि वास्को डी गामा जो है वो ये कालीकट 1498 में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो आप लोगों का फ्लाइंग शटल है इसका जो आविष्कार है जॉन के ने क्या है। क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर, तो जॉन के इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। यानी जो कताई मशीन है, सूत कताई जो मशीन था इसका जो आविष्कार है किसने किया है, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और ये जो सूत कताई मशीन है जब ये ब्रिटेन में आता है तो जो ब्रिटेन की जो महिला जो थी जो वहां पर फैक्ट्री में काम कर रही थी उन लोगों का काम वगैरह हर एक चीज छूट जाता है। तो कताई मशीन का जो आविष्कार है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो आप लोगों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है इसका जो स्थापना है 1921 में हुआ था। 1921 इसका बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। तो यहां पर मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 95 थीसिस की रचना किया था। तो कब किया था यहाँ पर यह चीज पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 1517। कब किया था, 1517 में क्या था, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इग्नेशियस लियोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की। कब किया गया था, तो 1540 में किया गया था। ठीक है, 1540 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या देख लीजिए कि किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। तो एक पेड़ है जिसका नाम है ब्राजील वुड। ठीक है, और इसी पेड़ के नाम से ही मतलब जो ब्राजील देश है उसका नाम ब्राजील पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या देख सकते हैं कि इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो राजधानी है कुज्को, कहीं कहीं पर कुस्को लिखा हुआ है, तो आप लोग जो भी लिखेंगे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या देख लीजिए कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो जो ब्रिटेन में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति यानी कि जो देखिए यहाँ पर फैक्ट्री के मामला में जो वहां पर क्रांति आया था, कब आया था, 1780 के दशक और 1850 के दशक, ये दो टाइम पीरियड है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो ये जो हमारा आंदोलन है कि जो लुडिज्म आंदोलन है, तो लुडिज्म आंदोलन सन 1811 से 1817 के बीच हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने जब आप लोगों को मॉडल में पढ़ाया था वहां पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सन्यात सेन, इसका सही उत्तर होगा। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में है क्या, कहीं कहीं पर मतलब अलग अलग नाम दे दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड वाला भी बताया, उसमें आप लोग गूगल में सर्च करके देखिए, वहां पर भी आप लोगों को अलग नाम मिलेगा। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर आधुनिक चीन के जो संस्थापक है यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सन्यात सेन। देखिए सन्यात सेन को कहीं कहीं पर सन्यात सेने भी लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर सन्यात सेन याद रखिए, ये हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग देख लीजिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। तो ये जो आप लोगों का चित्र है द लास्ट सफर, ये जो चित्र है किसने बनाया है, तो लियोनार्दो दा विंची द्वारा ये चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए यहाँ पर शब्द पूछा जा रहा है, या तो शब्द पूछा जाएगा या फिर भाषा पूछा जाएगा। अगर भाषा पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा, और अगर शब्द पूछा जाएगा तो इसका भी अलग आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द पूछा गया है, तो पुनर्जागरण जो शब्द है, ये जो शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो उत्पत्ति हुआ है रेनेसां शब्द से हुआ है, जिसका माने होता है फिर से जागना। ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर भाषा का बात किया जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, भाषा का कभी भी अगर बात होगा, मतलब पुनर्जागरण शब्द अगर किस भाषा से बोला जाएगा, अगर भाषा का बात होगा ना, तो भाषा के लिए आप लोग बोलिएगा फ्रांसीसी भाषा। कौन सा भाषा? फ्रांसीसी भाषा या फिर फ्रेंच भाषा, जो भी आप लोग बोलेंगे। अगर भाषा का बात होगा तो फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी होगा, लेकिन यहाँ पर शब्द पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर रेनेसां इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेनोस्टिलन एज़टेक की राजधानी थी। ठीक है, तो टेनोस्टिलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम का जो आविष्कार है रिचर्ड आर्कराइट ने क्या था। तो रिचर्ड आर्कराइट इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1694, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है। देखिए मैंने आप लोगों को सेट 1 में कुछ अलग मतलब बता दिया था इसका आंसर, जो मॉडल सेट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिर मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था, फिर जो मैंने आप लोगों को सेट 2 बताया उसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया था, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो स्थापना हुआ है 1694 में हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग गूगल में देखें तो गूगल में कुछ अलग सा ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब को उठाकर देखेंगे तो इसमें कुछ अलग है। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को ही मान के चलेंगे, यानी कि यहाँ पर 1694 इसका बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो मेजी पुनर्स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो पहला बात जापान में हुआ था। तो जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। जापान में हुआ था मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1868 में हुआ था।